भूतिया ऑटो वाला। रात के 10 बजे प्रगति अपने ऑफिस में होती है। आज तो बहुत लेट हो गई। ओह गॉड, 10 बज गए। अभी भी कुछ काम पेंडिंग है। लगता है 11-12 आज बज ही जाएंगे। मेम साहब, बहुत देर हो गई है। और कितनी देर रुकेंगी आप? ये भीमगढ़ है, यहाँ 10 बजे के बाद एक बैलगाड़ी मिलना भी मुश्किल है। मुझे थोड़ी देर और लगेगी नथु काका, आप चले जाइए, मैं ऑफिस बंद कर दूंगी। प्रगति का जन्म इंदौर में ही हुआ। वहीं उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार एक दोस्त की सिफारिश से कुछ दिन पहले उसकी नौकरी भीमगढ़ में लगी थी। आज तो भले ही पूरी रात हो जाए, प्रोजेक्ट तो मैं कंप्लीट करके ही रहूंगी। बॉस को इतना खुश कर दूंगी कि पहले हफ्ते में ही मेरा प्रमोशन हो जाए। वाओ, क्या सही रहेगा ना? तभी पूरी तरह खाली ऑफिस में एक आवाज आती है। हाँ। ऑफिस में तो कोई था ही नहीं, तो प्रगति की बात पर हामी किसने भरी? ऐसी करहाती आवाज में हाँ सुनकर प्रगति हड़बड़ा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। ये हाँ की आवाज कहाँ से आई? प्रगति चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। उस आवाज को अपना वहम मानकर प्रगति फिर से अपने काम पर लग जाती है। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कती है। प्रगति ऑफिस के शीशे से बाहर देखती है, जहां से खूब अंधेरे में थम थम कर चमक रही बिजली के अलावा कुछ भी दिखाई दे पाना मुश्किल था। और ऐसे में अचानक लाइट्स चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मैं काम कैसे कंप्लीट करूंगी? ऊपर से ये तेज बारिश। ओह, ये लो, फोन का नेटवर्क भी चला गया। तभी एक रोशनी ऑफिस के शीशे पर पड़ती है। प्रगति बाहर झांकती है तो देखती है कि वो रोशनी एक टॉर्च की है। कोई है क्या ऊपर? कौन? हम ऑटो वाले हैं मैडम, सवारी देख रहे थे। नथु काका तो कह रहे थे कि यहाँ 10 बजे के बाद सवारी नहीं मिलती। यहाँ तो ऑटो वाला खुद लेने आ गया मुझे। प्रगति फौरन ऑफिस बंद करके तेज बारिश में ऑटो में बैठ जाती है। भैया, पीजी रोड लेना। पता है। पता है? कैसे पता है? मैं तो पहली बार आपके ऑटो में बैठ रही हूँ। हमसे कुछ नहीं छुपा है मैडम, कुछ भी नहीं। ये कहकर राजेश ऑटो वाला अजीब तरीके से हंसने लगता है। ऑटो के अंदर की लाल बत्ती, बाहर की तेज बारिश और उस पर ऑटो वाले की बात प्रगति के मन को डराते जा रही थी। अचानक ही ऑटो लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। राजेश का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, शरीर के कपड़ों में खून के धब्बे दिखने लग जाते हैं। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे यही तो काम है मेरा, सबको छोड़ना, शमशान घाट तक। अचानक ही आगे की सीट से गायब होकर राजेश प्रगति के बगल में बैठ जाता है। ऑटो खुद ब खुद चलने लगती है। मुझे जाने दो प्लीज। मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो। तो मेरे साथ धोखा क्यों किया? मुझे क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं। तुम्हारी ऑफिस मेरे परिवार की लाश पर बनी है। मैं राजेश, मेरा भी परिवार था जो पूरी तरह मुझ पर निर्भर था। एक दिन एक ग्राहक योगेश मेरे ऑटो पर चढ़ा। कुछ अजीब सी बातें कर रहा था वो फोन पर। कहां ले जाए सर आपको? कहीं भी ले जा, पर ये ऑटो रुकना नहीं चाहिए, समझा? इतने पैसे की चोरी की है तूने। अरे अगर तू पकड़ा गया ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। रास्ता मिल गया मुझे, और वो रास्ता मैं था। योगेश ने पैसे कहीं और छुपा दिए और खाली बैग मेरे ऑटो में छोड़ गया। रात को फिर उसने एक बड़ी गाड़ी से मेरे ऑटो को टक्कर मारकर ऑटो सहित मुझे नदी में गिरा दिया। और अगले दिन खबर कुछ यूं छपी कि एक लुटेरे ऑटो ड्राइवर को मिल गई उसके पापों की सजा। मेरे बिना भूख प्यास से मेरी पत्नी और बच्चे मर गए। तब से रोज मैं सवारी ढूंढने निकलता हूँ। तो तुमने आज तक योगेश को क्यों नहीं पकड़ा? मैं 10 बजे के बाद ही सवारी लेने निकलता हूँ और ये योगेश अच्छे से जानता है।
तो वो ना सही तो ऑफिस के लोग ही सही। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ राजेश। नौकरी या जीवन से हाथ धोना ही है तो कुछ भला ही करके जाओ ना तुम्हारा। मैं योगेश का पर्दाफाश करूंगी और तुम्हें दिलवाऊंगी तुम्हारा हक। तुम्हारे नाम के आगे से चोर शब्द हटवाऊंगी। तुम बुरे नहीं, बस सताए हुए हो। अगली सुबह प्रगति ऑफिस पहुंचती है। उसे देखकर योगेश चौंक जाता है। ये जिंदा कैसे रह गई? लगता है अब राजेश की आत्मा भी करीबी से चल बसी। प्रगति योगेश के करतूतों का प्रूफ ढूंढने में लग जाती है और एक दिन उसे राजेश के घर के पेपर्स के साथ साथ चोरी किए हुए सारे पैसों का हिसाब भी मिल जाता है। मिल ही गया इस पापी की कर्मों का सबूत। प्रगति भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और सारे सबूत पुलिस को दे देती है। पुलिस योगेश को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजेश के सर लगा चोरी का इल्जाम हट जाता है। प्रगति राजेश के घर की जमीन पर स्कूल खुलवा देती है और राजेश की आत्मा को शांति मिल जाती है। पिंकी के पति कमलेश की दुकान पर गांव का गुंडा जग्गू दादा आता है और धमकी देकर जाता है कि अगर उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो दुकान तोड़ देगा। घर में सभी परेशान होते हैं। अरे सत्यानाश हो उस जग्गू का। अच्छा खासा लड़का था, पता नहीं क्यों गुंडागर्दी करने लगा। किसी की भी जमीन हड़प लेता है और अब हमारी दुकान के पीछे पड़ा है नास पीटा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बेटा, मैं तो कह रही हूं कि 1 लाख रुपए दे दो और छुट्टी पाओ इस जग्गू दादा से। नहीं माँ, मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे दे दूं? मैं तो 1 रुपया भी नहीं देने वाला उसे। अरे पैसा तो दोबारा भी कमा लेंगे, पर जान है तो जहान है। नहीं पिताजी, मैं नहीं दूंगा पैसे, मैंने फैसला कर लिया है। पिंकी कमरे में आकर सोचने लगती है, मेरे पति के ऊपर ये कैसी मुसीबत आ गई है। हे भगवान, क्या करूं मैं? तभी उसे जादुई पत्थर से आवाज सुनाई देती है। दन दना दन 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 दन, जो चाहे वो तू बन। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। मेरे पास तो जादुई पत्थर है, पर मैं क्या करूँ? जग्गू दादा तो बहुत बड़ा गुंडा है, उसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगी? पर मुझे ये करना ही होगा। पिंकी प्लान बनाती है और उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया वो सबको बताती है। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है। आप जग्गू दादा को पैसे देकर उन्हें घर पर खाने पर बुलाइए। सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं। लो और सुनो, अरे वो तुम्हारे दूर के चाचा नहीं है जिसको खाने पर बुलाया जाए। जग्गू दादा है इस गांव में सबसे अमीर और 1 नंबर का गुंडा। ओफो सासू माँ, मैं जो कह रही हूँ वो करके तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कल के बाद जग्गू दादा हमें कभी परेशान नहीं करेगा। पिंकी के कहने पर कमलेश जग्गू दादा को रुपए देता है और उसे अपने घर खाने पर बुलाता है। अरे भाई, मानना पड़ेगा कमलेश, काफी तरक्की कर लिया है तुमने। 1 लाख रुपए तो बड़ा ही कम डोनेशन था। जग्गू दादा सोफे पर बैठता है और सबसे मिलने लगता है। अरे भाई, लता मौसी ठीक तो हो ना? सुना है घुटने में बहुत दर्द रहता है। हाँ बेटा, पर तुझे कैसे पता चला? अरे जग्गू दादा सारे गांव की खोज खबर रखता है, और वैसे भी मेरी माँ और आप तो बचपन की सहेलियां थी ना, तो आप तो हमारी मौसी हुई। मौसी कहकर 1 लाख रुपए का चूना लगा रहा है कमबख्त। तभी बेल बजती है और कमलेश दरवाजा खोलता है तो सब दंग रह जाते हैं। अरे एमपी साहब, आप आइए आइए। आप कमलेश को कैसे जानते हैं? अरे भाई, कमलेश हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं और मैंने सुना है कि आप इनकी दुकान हड़पना चाहते हैं। इनसे चंदा भी मांगते हैं आप। अरे एमपी जी, वो तो बस थोड़ा धंधे में मंदी चल रही थी तो गांव वालों से थोड़ी मदद मांग ली।
देखो जग्गू दादा, होंगे दादा तुम अपने घर के, ये हमारे पहचान के लोग हैं। इनके साथ तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सीधा जेल में डाल देंगे, समझे? फिर वहां बाकी कैदियों से चंदा मांगते फिरोगे क्या? जग्गू घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है। जी जी एमपी जी, समझ गए हम, चलते हैं। हमें माफ कर दो कमलेश बाबू। अरे बेटा, खाना तो खा लेता। अरे जग्गू। जग्गू दादा को भागता देख एमपी के रूप में बदली पिंकी हंसने लगती है और सब एमपी के पास आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आपको कैसे पता चला एमपी साहब कि जग्गू हमें परेशान कर रहा था? आपकी बहू पिंकी है ना, बड़ी ही समझदार है। वो मेरे ऑफिस आई और मुझसे मदद मांगी। क्या पिंकी ने यह सब किया? पिंकी अपने रूप में वापस आ रही होती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरा मतलब है। अरे ऐसे कैसे, आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते। आइए आइए। नहीं, फिर कभी मुझे जाने दीजिए। पिंकी भागती है। अरे इन्हें किस बात की जल्दी थी? लगता है कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी माँ। हाँ भाई, बड़े लोग हैं, दिन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज बहू की वजह से सब सही हो गया। पर बहू है कहाँ? पिंकी घर से दूर भागते भागते अपने रूप में वापस आ जाती है। उफ, बाल बाल बच गई आज तो। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।